गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और आज आपको मैंने 6 पेपर 1 के 6 चैप्टर आपको बता दिए हैं। ये 7वां और 8वां 2 चैप्टर और बचा हुआ है। ये छोटा सा चैप्टर है विस्पंद, मतलब बीट्स इन साउंड। जो आप बीट्स बजाते हैं, अक्सर देखते होंगे कि बाजा में जो बाजा बजते हैं तो दो बाजाओं की जब आवृत्तियाँ एक समान हो जाती हैं तो दोनों एक जैसे सुनाई देने लगते हैं। तो वही विस्पंद को हम लोग इसमें समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है इसमें, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं मतलब छोटा ही चैप्टर है, इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब कभी ध्वनि तरंगों में विस्पंद कैसे उत्पन्न होती है। चूँकि जब कभी दो बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती हैं तो उनमें अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता, परिणामी ध्वनि प्राप्त होती है, तो उसकी तीव्रता एक स्थान पर कहीं बारी बारी घटती बढ़ती है। संपोषी और संतोषी में हम लोगों ने पढ़ा भी है। ध्वनि तीव्रता के इस उतार और चढ़ाव को वैक्सिंग कहते हैं और वैनिंग उतार को कहते हैं। तो इसे हम विस्पंद कहते हैं। तो एक चढ़ाव एक उतार को अगर मिला दिया जाए तो एक विस्पंद बनता है। 1 सेकंड में जितनी बार भी ये उतार चढ़ाव होगा उसे विस्पंद आवृत्ति कहेंगे, बीटा फ्रिक्वेंसी, सिंपल। और इसका आप ग्राफ भी अगर देखें तो समय और विस्थापन के साथ, तो ये एक तरह से आप एक का चढ़ाव और उतार दोनों देख सकते हैं इस ग्राफ पर। मैं थोड़ा वीडियो रोक भी लेता हूँ और इसमें आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। तो इस उतार चढ़ाव को हम जो है इसमें तीव्रता कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो उसमें एक उतार चढ़ाव को हम विस्पंद कहेंगे। और इसी के लिए विस्पंद की आवृत्ति जो होती है, दो तरंगे हैं तो उनके समांतराल होगा। तो इस पे आंकिक सवाल भी आता है एक छोटा सा। तो ये डेल्टा टी इक्वल टू 1/n1 - n2 तो दो ध्वनि स्रोतों के बीच अगर प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले विस्पंदों की संख्या या उसकी आवृत्ति, तो दोनों इससे ज्ञात किए जा सकते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू 1/n1 - n2 तो ये सवाल भी आपका बनता है इस सूत्र पे। और 1 सेकंड में n1 - n1 बार ध्वनि की तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी, अर्थात ध्वनि की तीव्रता में प्रति सेकंड n1 - n2 चढ़ाव आएंगे। तो ये इस तरह से आप चढ़ाव को निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में n1 - n2 बार, मतलब 1 सेकंड में n1 - n2 बार ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम सुनाई देगी, अर्थात ध्वनि की तीव्रता में प्रति सेकंड n1 - n2 उतराव आएंगे। तो इस तरह से आप चढ़ाव उतराव को निकाल सकते हैं। तो 1 सेकंड में n1 - n2 चढ़ाव तथा n1 - n2 उतराव आएंगे। जितने चढ़ाव उतने उतराव आएंगे, परंतु ध्वनि की तीव्रता 1 सेकंड चढ़ाव तथा 1 सेकंड उतराव को मिलाकर एक विस्पंद बनेगी। तो विस्पंद आवृत्ति आपकी हमेशा n1 - n2 होगी, ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर। अब आते हैं इसका प्रयोग, कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि बाजा का समस्वरण करना। तो जब बाजा वाले बाजा बजाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो दोनों बाजाओं ऐसा बजाते हैं, धीरे धीरे करते उनकी आवृत्ति एक जैसी हो जाती है। तो वो दो बाजे भी बजते हैं तो एक जैसा सुनाई देते हैं। तो दो बाजों की आवृत्तियों को बिल्कुल एक समान करने की क्रिया को हम समस्वरण कहेंगे। और आवृत्ति ज्ञात करने में भी किसी भी स्वरित्र की हम आवृत्ति ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और खान में जैसे कोयला वगैरह की वहाँ मीथेन गैस वगैरह निकलती हैं, तो आवृत्ति अगर बदलती है तो विस्पंद सुनाई देने लगते हैं। इस तरह से हम खानों में खतरनाक गैस का भी पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर आप जानते ही हैं। व्यतिकरण में आवृत्तियाँ पूर्णतः समान होती हैं। व्यतिकरण यहाँ है आपका, आवृत्तियाँ पूर्णतः समान होती हैं, जिसमें इसमें n1 - n2 होती हैं। माध्यम में एक ही बिंदु पर तरंग के बीच कालांतर इसमें स्थिर रहता है, जबकि इसमें स्थिर नहीं रहता कालांतर। अब माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान सदैव स्थिर रहता है व्यतिकरण में, जबकि इसमें बदलता रहता है। तो
इसमें स्थान परिवर्तन के साथ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम सुनाई देती है व्यतिकरण में स्थान के परिवर्तन से, लेकिन इसमें एक ही स्थान पर परिवर्तन के साथ ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव सुनाई देने लगते हैं एक ही स्थान पर। और इसमें स्थान परिवर्तन करेंगे तो होगा। तो आते हैं इसमें एक आंकिक सवाल भी ले लें कि अगर एक स्वरित्र का कंपन काल 1/28 सेकंड है और दूसरे स्वरित्र के बजाने पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहे हैं, तो दूसरे स्वरित्र की संभावित आवृत्तियाँ बताइए। तो पहला का तो N1 आपको दिया है 1/T, 1/T है आपका 1/, तो वो N1 का मान आया कंपन काल 1/28 से। और दूसरे आवृत्ति की अगर निकालना है तो N2 बराबर 8 विस्पंद होता है, तो इसी में 8 प्लस या माइनस आप जोड़ देंगे तो ये उसका दूसरा हो जाएगा। दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियाँ अगर इतनी इतनी हर्ट्ज हैं, आवृत्ति की इकाई साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज होती है, तो इसमें जो है साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, चूँकि वैज्ञानिक का नाम है इसलिए आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज भी होती है। HZ आप स्टेबलाइजर पर अपने लिखे देखे होंगे। तो इसमें क्रमागत में कितना समयांतर होगा, तो समयांतर भी 1/N1 - N2 कर दें तो 1/4। अच्छा, ये विस्पंद बनने की शर्तें वही है आपकी जो व्यतिकरण में है कि आपका प्रघराती तरंग ना हो, लेज़र तरंग ना हो, आयाम ज़्यादा बड़ा ना हो, यही चीज़ें जो व्यतिकरण में हैं वही इसमें भी हैं। और इसमें जो सवाल छोटे पूछ लिए जाते हैं वो छोटे सवाल वही हैं कि विस्पंद किसे कहते हैं, विस्पंद बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, जो भी मैंने आपको बताई। इसका उपयोग बताइए, कहाँ उपयोग होता है। बाजा बजाने में अक्सर बैंड बाजा इसी से आपका बजता है, और भी बहुत उपयोग हैं लेकिन प्रैक्टिकल उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। और विस्पंद बनने की ग्राफ द्वारा विवेचना करिए, तो ग्राफ भी आपको मैंने दिखाया। तो दोनों ग्राफ बना के आप उसको विस्पंद कैसे बनता है उसकी परिभाषा और उसकी शर्तें लिख दें तो ये 2 पेज का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें 2 नंबर के 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा पूछ लेता है, और सवाल भी 1-2 नंबर या 4 नंबर तक हो सकते हैं। और इस साल का पेपर जैसा भी हो। और अगला हम लोग अप्रगामी तरंग पढ़ेंगे, जो इसका आखिरी चैप्टर होगा पेपर 1 का, स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव में छोटी चीज़ें, ये बद्ध माध्यम में उत्पन्न होता है, और जैसे कि आपका सितार का तार और जो है बांसुरी वगैरह, बांसुरी है तो वायु स्तंभ कहेंगे, खड़ा कहेंगे, सितार लंबा कहेंगे। तो इसी तरह की तमाम चीज़ें इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और पेज तो मैं आपको ग्रुप में दे ही रहा हूँ, थोड़ा आप भी पढ़ लिया करें। और आज का यही कि माता पिता का ख्याल रखते हुए और गांव का भी ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों का भी। और 11 के एडमिशन्स स्टार्ट थे, अभी कुछ लॉकडाउन हुआ, तो मान लीजिए 15-16 के बाद से आपको कॉलेज में मार्कशीट भी मिल जाएगी डाउनलोड करके। प्रेसो साहब लोग मुहर दस्तखत देंगे जैसा कि आदेश हुआ था, सुनने में आया था, तो वो भी देखा जाएगा। 16 से आप लोग, और बोर्ड वाले जो कक्षा 12 के लड़के हैं हमारे करीब 10-15 लड़के, वो लोग भी अपनी प्रॉपर आके कॉलेज में संपर्क जरूर करें। एक आध बार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र आपको कॉलेज में भी मिल जाएगा और आप लेके भी आ सकते हैं। और मास्क की जगह अगर ना हो तो गमछा ज़रूर रखें, मास्क और गमछा ज़रूर यूज़ करें। ये मैं शुरू से ही आपको समझाता आ रहा हूँ कि हाई लक्स से बचने के लिए, हाई लक्स एक प्रकाश, अभी तो मैं ध्वनि की तीव्रता पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रकाश की तीव्रता में भी पढ़ाया मैंने आपको। तो हर चीज़ की तीव्रता में एक ऊर्जा होती है जिससे कि हमारे आँख पे, शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो बात वही है कि आप थोड़ा गमछे से अपने चेहरे को ढकें और हाथ को ढकें, तो सूर्य की प्रकाश की जो हाई इंटेंसिटी है, जिसको हम यूनिट में लक्स कह देते हैं या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं या कैंडिला बोल देते हैं या कैंडिल फुट बोलते हैं, तो ये आप अच्छा 12 किताब में भी पढ़ लेंगे, मिल जाएगा आपको फोटोमेट्री के चैप्टर में। और गूगल पे अगर आप सर्च करें कि हाँ हमें कितने लक्स में पढ़ना चाहिए या रहना चाहिए, तो आप खुद ही पा जाएंगे कि 1000 के अंदर।
तो कपड़ा एक ऐसा माध्यम है कि जो आपके लक्ष्य को, प्लास्टिक तो नहीं, लेकिन कपड़ा आपके प्रकाश की तीव्रता को बड़े आसानी से रोक लेता है। तो जब प्रकाश की तीव्रता को रोक ले सकता है तो कोरोना जैसे वायरस को भी आराम से रोक देगा। तो आप गमछे का पूरा सर से लेके और मुंह तक ढकने की कोशिश करें, क्योंकि सर भी ढकना ज़रूरी है। रेसिप्रोटरी सिस्टम बाल में अगर आपके रहेगा तो वो नाक में भी आ जा सकता है। तो इस तरह से आप पूरा ढकें सर को और मुंह को गमछे का पूरा प्रयोग करें, बढ़िया प्रयोग करें। गमछा आपका स्वदेशी उत्पाद भी है और मास्क भी आप लगा सकते हैं घर में बना के, और बाज़ार से भी 10-20 रुपये में मिल रहा है। कॉलेज में भी हमारे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और तमाम तरह के सैनिटाइज़र तो आपको दिया ही मिलेगा ही कॉलेज में आने पे। और पूरी सुरक्षा आप अपनी करें, जितना परिवार की भी करें। और कोरोना वास्तव में एक एक बीमारी है जो कि दिनों दिन फैलती जा रही है, और ये ज़्यादा दिन नहीं, मान के चलिए कि साल भर हर चीज़ का रहता है। इबोला भी आई थी, साल भर रही। सार्स भी आया, साल भर रहा वायरस। तो कई वायरस आए। तो ये संक्रमित रोग हैं, बायोलॉजी में इनको संक्रमित रोग कहा जाता है। हैजा, डायरिया, ये सब सीजन से सीजनल होते हैं। तो ये सीजनल आते हैं। तो भगवान करे कि कोरोना भी साल भर रहे और चला जाए, जैसे इबोला सार्स चला